मुझे शाम में घर से फ़ोन आया माँ का, रात में 9 बजे। जब इस घटना के लगभग 4 घंटे बाद मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप आना मत। माँ ने मुझसे कहा, वो चूल्हे पे रोटी बना रही थी, कहने हम नहीं भेजेंगे। मेरा बेटा 1.5 साल का है, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं क्या काम करता हूँ। वो तो अभी पापा बोलना सीखा है। इतनी दूरी होती है, एक गोली वहाँ से निकल जाना और दूसरी गोली अ, थोड़ा सा एक हड्डी का हिस्सा लेते वहाँ से चली जाना। मास्टर मेरे खुद के पिता मास्टर थे भाई। उनसे मुझे बहुत मार पड़ी। एक बार तो मैं घर पे कंचे खेल रहा था, मेरे आज भी याद है, 2006 में मेरे फादर ने मुझे मोटरसाइकिल दिलाई। कौन सी? उनका प्रचार हो जाए। पहले मंदिर जाते थे, पूजा पाठ तिलक करते थे, आज राजनीति के चक्कर में ये सब करने ये लगे। अच्छा किस्सा आपने याद तो दिलाया। और दूसरी बात ये है इसको कि- बताना पड़ेगा। और दूसरी बात यही है कि वो तिलक वाली फोटो भी वायरल होती है हाँ, कि बड़ी बड़ी एसयूवी, कहाँ से काफी लोगों का पैसा आ रहा है चंद्रशेखर के पास। राजनीतिक संगठन की बात कर रहे हैं, इंडिया के तो आप भी पार्ट हो। नहीं, हम संगठन भी जो महागठबंधन विपक्ष ने बना। हाँ, आप उसमें शामिल हैं? यही आप सोचो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अभी उसमें शामिल नहीं हूँ। पिछले इंटरव्यू में आपने मायावती जी को माँ कहा कि वो माँ जैसी हैं। फिर पिछले दिनों आपका एक बयान वायरल हुआ कि वो द्रोणाचार्य हैं और आप एक लड़के हैं। गुरु। हाँ, तो रिश्ता क्या है? मुझे कहने में कोई बुराई नहीं, जबकि इसका मुझे पॉलिटिकली नुकसान होगा। बुरा ना होता तो बुला लेती अब तक। सहारनपुर का एक गांव है घड़कौली, जहां का एक बोर्ड आपने कभी ना कभी खबरों में, तस्वीरों में जरूर देखा होगा। और इसके अलावा हाल फिलहाल में आपने एक खबर पढ़ी होगी, सहारनपुर की खबर कि एक गोली कांड हुआ, एक नेता के ऊपर गोली चलाई गई, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के उस दावों के बीच कि जब वो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बना चुके हैं। वो नेता का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज यूपी तक के साथ वो यहाँ मौजूद है। मैं उनसे सवाल जवाब करूँ उससे पहले बताऊँ कि 21 जुलाई को उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में रैली बुलाई और उन्होंने एक तरीके से इस पूरे कांड के बाद एक शक्ति प्रदर्शन किया। मंच पर तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो यानी कि जयंत चौधरी हो, वाम दल हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे और मंच के नीचे तमाम प्रदेशों से, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचे। और इन सारी भीड़ के बाद जो खबरें निकली, उन खबरों से क्या कुछ है और इसके अलावा कि ये जो सब कुछ हुआ, ये जो भीड़ है, ये जो फैन फॉलोइंग है, उसके पीछे जो चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हैं, उनका जीवन क्या है, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पे सर आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि उस वक्त मैं न्यूज़ रूम में था जब आपके ऊपर ये फायरिंग हुई, ब्रेकिंग के दौरान पे भी मौजूद था। ये दूसरी घटना है इस साल की। मैं, हालांकि ये तुलना बहुत अजीब है, अतीक अहमद पे भी गोली चली तब भी मैं न्यूज़ रूम में था और आप पे भी चली तब भी मैं न्यूज़ रूम में था। मैं बतौर पत्रकार मैं वो महसूस कर सकता हूँ कि कोई भी ऐसी घटना होती तो हम कैसा महसूस करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नेता के तौर पर नहीं, चूँकि आप लोगों से मिलते हैं, पहली गोली जब चली आपके ऊपर तब आप क्या सोचे थे? वो पूरी घटना कैसे हुई और आपको जब पहली गोली आपके ऊपर फायर की गई तब आपने क्या सोचा? आपको क्या लगा कि जान बच जाएगी और आपको ये एहसास कब हुआ कि आपको गोली लग चुकी है? देखो रंजीत, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप लंबी चौड़ी बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि गोली की स्पीड इतनी होती है और जब गोली 90 डिग्री से चले आपको ऐसे टारगेट करके, तो इतना आप आंख झपकते हैं, इतना गोली अपना काम कर जाती है। मुझे पता ही तब लगा जब दूसरी गोली चली। पहली गोली तो पिछले वाले शीशे में लग चुकी थी और वो मेरे कान के पीछे से और मनीष के सर के आगे से जाके गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में लगी, जहाँ साइड मिरर होता है उसके ऊपर लिखा। और पिछली, फिर उसके बाद एक गोली पीछे से और एक निकल गई बिना छुए, तीसरी गोली मुझे लगी। जब तीसरी गोली मुझे लगी, मुझे पहली बार में एहसास हुआ, जब पिछले शीशे की आवाज़ आई तो मुझे लगा कि बाहर शीशा खुला छूट गया है और शायद कोई पटाखा वटाखा या किसी गाड़ी का टायर वगैरह जो है वो ब्लास्ट हो गया है। लेकिन जब उसके शीशा वो ब्लास्ट हुआ, उसके कण लगे हम लोगों को, और जब वो तीसरी गोली चीरते हुए निकली और उसका पेन जो था ना, उसने एहसास कराया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस समय फ़ोन की तरफ था, उसने एहसास कराया कि गोली लग चुकी। फिर वो जिन लोगों ने गोली चलाई वो सामने चले गए और सामने जाके उन्होंने गाड़ी रोकी, बड़ी शिद्दत से, आराम से। फिर उन्होंने हवा में फायर किए जिससे कि आम पब्लिक उनकी तरफ ना दौड़े, और फिर उन्होंने सामने से हमारी गाड़ी पर फायर किया। तो मैं आपसे ये कहूँ कि मैं बच गया या मैंने बचने का प्रयास किया, ये सब झूठ है। सच ये है
कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था और अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ। अभी मुझे जीना है, मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी है, जिस काम के लिए कुदरत ने मुझे ज़िंदगी दी वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके बीच में। आपको कब आपने एहसास खुद ही हुआ? बताया कि आप पहले भी एक बार ब्रेकिंग में थे, जिनके लिए पहली बार ब्रेकिंग में थे वो तो नहीं रहे। वो बहुत हाँ, एक- लेकिन एक- दूसरी बार जिसके लिए ब्रेकिंग में थे वो आप आज आपके स्टूडियो में बैठे हैं। तो ये आपको जब गोली लगी उसके बाद क्या हुआ, वो क्या घटनाक्रम था, आप कैसे हॉस्पिटल तक गए? हाँ, फिर मैंने तत्काल वहाँ के एसएसपी को फ़ोन मिला के ये सूचना दी कि भाई गोली चली है, हमला हुआ है और मुझे गोली लगी है। क्योंकि पेन हो रहा है, ये नहीं पता कि गोली लगी कहाँ है। और क्योंकि वो सामने से हमला, अब मैं ये नहीं चाहता था कि पुणे जो है, क्योंकि जो लोग मेरे साथ थे, ये हमला सिर्फ मुझ पे तो था, टारगेट में था, लेकिन जान किसी की भी जा सकती थी। 5 लोग जो गाड़ी में थे उनमें से मुझ सहित उन 4 की भी किसी की जान जा सकती थी, जिस तरह से गोलियां निकली हैं। एक पीछे जो साथी बैठा उसको पैर पे लगी है जाके गोली, कांच जो है एक साथी के हाथ में पूरे में चुभ गया है, और एक मनीष के बिल्कुल सर के सामने लगी, किसी की जान है, सब उसमें जो है विक्टिम है। तो मैंने यही सोचा कि ज़्यादा कोई गलती गुंजाइश नहीं, तो मैंने वहाँ से साथियों से कहा कि आप गाड़ी बैक कर लो और पहले एक सेफ जगह पे चलो। हम एक सेफ गांव में एक पड़ता है उसमें गए, 3-4 किलोमीटर दूर। वहाँ जाके मैंने चेक किया तो बहुत सारे जो हैं कांच वाँच फैला हुआ था और खून चल रहा था, और जब मैंने कपड़े पीछे से चेक करके देखे तो मेरे बनियान में 2 छेद थे, यानी कि 2 गोली वहाँ से निकली। और ये हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद ही है, करोड़ों लोगों की दुआएं प्रार्थना, बहनों का असर, कि बनियान में, अंडर शर्ट में और शर्ट शरीर में कितनी दूरी होती है, गोली वहाँ से निकल जाना और दूसरी गोली थोड़ा सा एक हड्डी का हिस्सा लेते वहाँ से चली जाना और एक जख्म करते हुए। तो ये मैं इसको ये कहूँगा कि मैं पुनर्जन्म में भरोसा नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए पुनर्जन्म से कम भी नहीं है। 1 इंच भी गोली इधर होती तो मेरे पेट को चीर के निकल जाती, और फिर शायद आज मैं, जरूर नहीं है तो, क्योंकि ये यूपी तक का ऑफिस है तो मेरी फोटो यहाँ नहीं होती, लेकिन हाँ मेरी फोटो जरूर लग जाती, ये बिल्कुल सच है। तो ये डरावना है, इसलिए डरावना कि ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। सबको जीने का अधिकार है, सबको, लोकतंत्र है भारत में, संविधान, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको किससे वाद विवाद हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ और जिन लोगों के लिए मैं मुसीबत बन चुका हूँ वो राजनीतिक लोग हो सकते हैं, कोई किसी जाति धर्म के लोग नहीं हो सकते सामाजिक रूप से उस तरह से। और फिर यहाँ आपने खुद कहा, और ये सत्य भी है, कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार जिस 0 टॉलरेंस की बात करती है, वो कहाँ है, वो अपराधी कहाँ से आए? क्या बीजेपी के दफ्तर से आए, या मुख्यमंत्री आवास से आए, या कहाँ से आए? जब सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं तो ये कहाँ से आ गए हैं? इसका जवाब ना पुलिस पे है ना सरकार पे। चंद्रशेखर जी, आपने बताया कि गोलीकांड के वक्त क्या हुआ, कैसा माहौल था, लेकिन परिवार वालों का क्या हाल था? सबसे पहले आपने किसको बताया और परिवार में किस तरह का माहौल था उसका? देखिए, मेरा तो परिवार, जिस आंदोलन में मैं काम कर रहा हूँ वही मेरा परिवार है। व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वो उसकी मर्जी नहीं होती है, लेकिन जिनके साथ वो रहता है, जिनको वो अपना मानता है, वो उसका परिवार है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सब लोग मेरा परिवार है, जिनके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ, जो मेरे सारे सुख दुख के साथी, वो मेरा परिवार है। व्यक्तिगत जो मेरा परिवार है वो मेरे काम में कभी इंटरफेयर करता नहीं है। मैंने उनको फिर भी मतलब ये सोचिए ना कि अगर किसी के ऊपर मुझे गोली लग जाए, मैं कहीं भी काम करता हूँ, संस्था तो मेरे लिए ख्याल रखेगा, अगर मैं किसी संगठन में काम करता हूँ वो ख्याल रखेगा, लेकिन परिवार तो एक हिस्सा है ना। किसी को तो पता चला होगा, माँ, कभी ऐसा डर महसूस नहीं होता कि वो फ़ोन करें कि आप कहाँ हैं जब से गोली लगी है, या परिवार के अन्य सदस्य? मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे माँ से बात किए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए। झूठ बोलना मैंने सीखा ही नहीं है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसके लिए खुद को दोषी मानता हूँ, लेकिन सच ये है कि समय ही नहीं है। जिस समय तक मैं काम करता हूँ तब तक वो सो जाती, सुबह जिस समय मैं उठता हूँ तब वो अपने काम में लगी होती। तो सच ये है कि मेरे दिल और दिमाग में एक जुनून सवार है कि जिस आंदोलन में मैं काम कर रहा हूँ उसको कामयाब करके दिखाना, और उन लोगों की सुरक्षा और उन लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। आज के जो हालात हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, आपने नौजवानों को बहुत कवर किया। जिस तरह से नौजवान, बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, नौजवान जिस तरह से सुसाइड कर रहा है, जिस तरह से वो क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। इसका जवाब सरकारों के पास नहीं है। मैं एक घटना का जिक्र बीच में आपसे करूंगा।
और आप क्योंकि सीनियर लोग हैं, आप उसका जवाब देके मुझे बताना कि इसके पीछे दोषी कौन है, और मुझे लगेगा कि आपको समझ आएगा कि आज देश में क्या चल रहा है। तो मुझे शाम में घर से फ़ोन आया माँ का, रात में 9 बजे, और जब इस घटना के लगभग 4 घंटे बाद मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप आना मत, क्योंकि जब आप मुझे इस हालात में देखोगी तो शायद आपके आंसू निकल जाएंगे और मैं आपको आंसू में नहीं देख पाऊंगा। मैं आपको भले ही कोई खुशी दूं ना दूं, मगर मैं आपको दुख में नहीं देख पाऊंगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने उनसे मना किया। और मेरा बेटा 1.5 साल का है, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं क्या काम करता हूँ, वो तो भी पापा बोलना सीखा है। आप सोचो कि उसको अगर ये घटना और बड़ी हो जाती और मुझे कुछ हो जाता, तो वो 10-12 साल बाद जब वो चीज़ों को समझ पाता तो उसको पता लगता कि उसके फादर के साथ क्या हुआ। इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जब भी किसी ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है, उसको इस तरह के अन्याय का सामना करना पड़ा है। और मेरे लिए यही एक रास्ता विपक्षियों पे है जो मुझसे विरोध में है, कि वो सीबीआईडी इनकम टैक्स द्वारा मुझे रोक नहीं सकते। जैसे जिस तरह से उन्होंने आज के नेताओं पे पाबंदी लगाई है, वो एनआईए का, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप जो है झूठे मुकदमे और जेल का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बार जेल काट चुका हूँ, इतने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, इनसे मैं डरता नहीं हूँ। तो अब आप मुझे रोकोगे कैसे? अब आप पे यही एक हथियार था, आपने ये भी यूज कर लिया, अब क्या करोगे आप? अगर प्रदेश में किसी के साथ भी कोई अन्याय हो रहा है तो उसकी जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि आज हमारे जो गार्जियन है वो सरकार है। हम उनको टैक्स पे करते हैं, हमारे टैक्स पे जो हमारा टैक्स है उससे जो है सरकार का बजट बनता है। हम उन्हें सब कुछ देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल तो दे दें। अब वो ये भी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उनको शर्म आनी चाहिए। वो कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? उनको एक कुर्सियाँ छोड़ देनी चाहिए अगर वो कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं कर पा रहे। अच्छा चंद्रशेखर जी, जिन लोगों ने गोलियां चलाई और जी। वहाँ भी हम लोग गए, यूपी तक गया, उनके गांव तक गया, उन लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर बहुत भड़काऊ बातें करते हैं एक जाति विशेष को लेकर। जिन्होंने गोली चलाई उनके, जो पुलिस की तरफ से कहा गया कि चंद्रशेखर की बातों से वो आहत थे। क्या ऐसी बात कर रहे हैं चंद्रशेखर? पुलिस ही और क्यों बता सकती है। जाति विशेष के खिलाफ बोल रहे हैं? यूपी तक ने मुझे पिछले 2-3 साल से सही तरह से कवर किया है। यूपी तक का कोई साथी एक स्टेटमेंट मेरा उठा के बताया जो किसी जाति धर्म के खिलाफ हो। पहली बात। दूसरी बात, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं समाज का भी हिस्सा हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करता नहीं। आप ये सोचो, कोई आरोपी क्यों जो हत्या करना चाहता है वो क्यों कहेगा कि साहब मैं हत्या करना चाहता था? वो क्यों बताएगा सच आपको? अगर क्रिमिनल इतने अच्छे हो जाएंगे तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी, बताइए ना। पुलिस का बयान सुना आपने, कितना मजाक किया है। पुलिस ने कहा 4 लोग थे। मैंने पुलिस को पूरी जो है फोटोग्राफ दी है कि 6 लोग थे, कुछ घटना के थोड़ी देर बाद। पुलिस पे जवाब नहीं। पुलिस से पूछा गया कि उन्होंने घटना को कैसे अंजाम दिया, तो पुलिस 2 बातें बोलती है। डीआईजी कहते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है चंद्रशेखर के बयानों को सुनते थे, यानी कि उन्होंने कोई ग्रुप बना रखा जिसमें वो इस पर डिस्कस करते हो। फिर उनका ये कहना था कि हत्या को कैसे अंजाम देने का प्रोग्राम किया घटना को, तो उन्होंने बताया कि अचानक से वो आ रहे थे उधर से और उनको पता लगा काफिला किसका है, पता लगा चंद्रशेखर आजाद का, तो उन्होंने कहा ठीक है तो फिर गोली चला देते। तो उनसे पूछा कि हथियार किसने अवेलेबल कराए, तो कहा वो हथियार लेके घूम रहे थे। अब मुझे बड़ा वो आती है कि पुलिस अपने मुंह से कह रही है कि यहाँ आरोपी हथियार लेके घूम रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो भाई? आपकी इंटेलिजेंस, आपके एलआईयू क्या काहे की तनख्वाह ले रहे हो भाई, बैठे हो? तो पुलिस पे कुछ है नहीं, और इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार के एक मंत्री बड़े आग बबूला हो रहे थे, कह रहे सुरक्षा लेने के लिए उन्होंने कर दिया। आप उन मंत्री जी से कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का हर एक आदमी सुरक्षा का अधिकारी है। उत्तर प्रदेश जिसके पैसे पे आप बैठ के मौज कर रहे हैं, जिसके पैसे से आप सरकारी सुविधाएं ले रहे हो, और जवाब देने की बजाय, अपने फेलियर पे बात करने की बजाय आप इस तरह की बातें करते हो, तो ये आपके लिए शर्म करने योग्य बात है। वैसे बीजेपी के लोगों में शर्म है तो है नहीं। तो बड़ी बात ये है जिसको आपको सुनना चाहिए कि वो अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी ले जाके एक गुजर बाहुल्य गांव में जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। क्यों? इसके पीछे उनका क्या मकसद? और फिर वो वहां से, मैंने तो यही सवाल पूछा ना कि पुलिस अपने इंट्रोडक्शन में बता दे कि
वो 40 किलोमीटर का सफर उन्होंने जहां सेफ जोन में गए वो कैसे किया? उनको पुलिस लेके गई अपनी गाड़ी से, कोई नेता लेके गया, कौन लेके गया? अभी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। और मैं बस इतना बता दूं, हमारे डीआईजी साहब जो हैं वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी गोरखपुर के रहने वाले हैं। अब कुछ तो भाईचारा निभाना पड़ेगा ना। अगर मुख्यमंत्री जी इतने ही न्यायप्रिय हैं, अपने आप को संत कहते हैं, धार्मिकता बात करते हैं, तो उनको जांच कराने में क्या परेशानी है? वो जांच करा देना तो पता लग जाए कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन मेरी जान से इतना प्यार करता है, मेरे लोगों से भी ज़्यादा, जो मेरी जान ले लेना चाहता है। तो क्या सरकार के पास इस बात का जवाब है? तो मुझे लगता है कि उसका जवाब नहीं है, इसलिए सब लोग चुप्पी थाम के बैठे हैं, बस एक दूसरे की बड़ाई करने के लिए कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आपको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली और आपने यूपी तक से बात में कहा कि जेड प्लस सिक्योरिटी ना सही तो मैंने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है असलहे के लिए, वो मुझे सरकार दे, वो बार बार क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? मेरा सवाल बहुत बेसिक है सर आपसे कि चूंकि मैंने जिस इतिहास को पढ़ा उसमें गांधी को पढ़ाया गया, गांधी को किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी ना इस देश में, तब तो अंग्रेज सरेआम गोली चलाते थे। सही कहा आप। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको हथियार की जरूरत है? लेकिन क्या आप दूसरे गांधी को पैदा कर सकते हैं क्या? गांधी जी के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता? वो अपनी मौत मरे, उनकी हत्या हुई। क्या पूरा देश मिलकर एक नए गांधी को तैयार कर सकता है क्या? आप बताओ। तो आपको लगता है कोई सर फिर आके उनको गोली मार देता है, इसका जवाब है आपके पास? किसने दी ये छूट कि आप किसी को गोली मार दो? और मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, छोड़ दो ना आप सारी बात। आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी सरकार, उनको सुरक्षा क्या जरूरत है? छोड़े ना सुरक्षा, बिना सुरक्षा के चले ना, क्या दिक्कत है? मैंने नहीं कहा यूपी तक से कि मुझे जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए। आप बताओ मेरा कोई स्टेटमेंट अगर आपके पास हो तो, जिसमें मैंने कहा मुझे जेड प्लस सुरक्षा मिले। मैंने तो कहा कि मेरे जैसे लोग तो जो अपने हक के लिए लड़ेंगे वो मरेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित आपको करना चाहिए। और ये बताओ, आर्म्स एक्ट है, अगर मैं अपने लिए अपनी सुरक्षा की पुलिस नहीं कर पा रही, क्योंकि आपने बताया कि पुलिस सुरक्षा में भी लोगों की हत्या हो रही है, कोर्ट में भी हत्या हो रही है, अगर मैं अपनी जान की सुरक्षा करना चाहता हूँ इसलिए आर्म्स लाइसेंस मांग रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? क्या आर्म्स एक्ट नहीं है? क्या आपने लाइसेंस नहीं दिए? क्या एक नेता, विधायक, एमपी अपने साथ 10-10 गन्नर लेके नहीं चल रहा है? आप बताओ, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को क्या जरूरत है सुरक्षा की? उनकी तो सरकार है, देश के प्राइम मिनिस्टर, इनके करोड़ों फॉलोवर हैं, इतने स्टेट में सरकार को क्या जरूरत है? अमित शाह जी को क्या जरूरत है? तो गृह मंत्री है। जो खुद सेना प्रमुख है उन्हें क्या जरूरत सुरक्षा की? छोड़े ना सब कुछ। मीडिया के लोग भी, मुझे दिल्ली में जब सरफिरे घूमते हैं ना, तो मैंने मीडिया के लोग भी देखे, वो कहते हैं साहब हमारी भी, और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के लोग, उनको क्या है, वो किसी के लिए बुरा थोड़ा कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे सुरक्षा लेके घूम रहे हैं? छोड़ देनी चाहिए सब। और वैसे भी सबको ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। कहाँ और देश के मुख्यमंत्री को स्पेशल रखना चाहिए भरोसा? क्या ईश्वर से भरोसा खत्म हो गया है जो सुरक्षा लेके घूम रहे हो? जवाब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था क्या है। एक बच्चा जो दिल्ली में पढ़ता है, टॉपर है, मुजफ्फरनगर अपने गांव गया, वही जवाब है मेरा तीनों सीनियर पत्रकार साथियों से, सवाल है मेरा। और वो जैसे अपने गांव से कहीं बाजार के लिए निकला तो लूट करने वाले अपराधियों ने उसकी लूट का विरोध करने पे उसको गोली मार दी। वो गरीब परिवार से है, आज वो गाजियाबाद किसी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। हॉस्पिटल के लोग 18 लाख रुपए का बिल बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि पहले पैसे जमा कराओ। उसके माँ बाप कह रहे हैं हम पे पैसे नहीं है, क्योंकि हमने जो कुछ हम पे था हमने इसकी पढ़ाई पे लगा दिया, यही हमारी सारी पूंजी। जो कुछ बेच खोज के वो 3-4 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए, लेकिन हॉस्पिटल के लोग इलाज करने को राजी नहीं। वो कह रहे हैं पहले पैसा लाओ। अब मुझे बताओ इसमें किसका दोष है? उस बच्चे का, उसके माता पिता का, या इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार का जिसके राज में सरेआम गोलियां चल रही हैं? और वो अधिकारी कर्मचारी किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं बैठ के वहां के एसएसपी क्या कर रहे हैं, डीएम क्या कर रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी? आपको टैक्स भी देंगे और फिर सड़कों पे आपके अपराधियों से मरेंगे, और फिर आप जवाब देने के बजाय जो है आप हमारी लाशों पे तमाशा देखोगे। ये हो रहा है देश के। इसका जवाब है किसी के पास? कि कानून व्यवस्था कहाँ है जिसके दावे किए जाते हैं? यही अगर मरने वाला, गोली लगने वाला किसी अमीर का बेटा होता, किसी नेता का बेटा होता, किसी अधिकारी का बेटा होता, तो आपको एहसास हो जाता। जब अमीर मरता है तो कानून बनता है, और जब गरीब मरते हैं तो तमाशा बनता है। उनके माँ बाप के आंसू कीमत नहीं चुका सकते। अगर उनका बेटा चला गया तो हम नहीं लौटा सकते निकुंज को। तो ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ यूपी तक के उस पर, क्योंकि देखते हैं सारे
नेता और अभिनेता इस चैनल को, उनको जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि ये कानून व्यवस्था है। और वो कल, मैं ये भी बता दूं, कल वो वहीं थे मुजफ्फरनगर में। वो वोट की राजनीति करते हैं, जनता के हितों की राजनीति नहीं करते हैं। और जनता इसलिए जो है जवाब देगी। बहुत हो गया जनता के साथ लूटपाट। इतने जो अभी आने दीजिए चुनाव, बेरोजगार नौजवान सड़कों पे हैं यहाँ। इस बार इस तरह इतनी जोर से दबाएंगे ईवीएम का बटन कि करंट लगेगा दिल्ली और लखनऊ दोनों में। बिल्कुल ये वाजिब सवाल आपने उठाया, लेकिन यहाँ पर अब वापस चलते हैं गोलीकांड पर। जब आपके साथ ये गोलीकांड हुआ, उसके बाद किस नेता का कॉल जो है आपको सबसे पहले आया? आना तो मुख्यमंत्री का चाहिए था, उनको शर्म करके माफी मांगनी चाहिए थी मुझसे। आया किसका? लेकिन उनको माफी मांग के मुझसे कहना चाहिए, चंद्रशेखर हम नहीं कर पाए सुरक्षा यहाँ, और यहाँ नहीं है सुरक्षा व्यवस्था हम पे, हम सिर्फ तमाशबीन हैं, झूठ बोलते हैं हम लोग, मीडिया में खड़े होकर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन सच ये है कि हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। आया किसका था कॉल? बहुत सारे लोगों का है, सबसे सब। पहले नेता कौन थे? और ये मुझे, क्योंकि मैं उस समय इस हालात में नहीं था, मैं ये कह दूं एग्जैक्ट आपको कि किसका कॉल आया। बहुत सारे नेताओं को कॉल आया, और जो साथी ऋषि मेरा फोन कर रहे थे उन्होंने बात कराई मुझे। ये भी 9 बजे मैंने कहा, सबसे पहले की बात आप कर रहे हो तो इसलिए कह रहा हूँ कि 4 घंटे बाद 9 बजे जब मैं उठा तो घर के लोगों से, माँ से बात कराई गई मेरी। वो आना चाहती थी, मैंने उनको मना किया कि आप मत आना, मुझे तकलीफ होगी आपके आंसू देख के। बस ये बहुत जरूरी वो है कि जो अन्याय हो रहा है वो बंद होना चाहिए देश के अंदर। और मुझे भरोसा है कि जिनका भी फोन आया उनको तकलीफ होगी। और मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, चंद्रशेखर तो एक गरीब का बेटा, इसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये अन्याय अमीरों के साथ होगा उस दिन क्या होगा, इसका जवाब है सरकार के पास? किसी के पास जवाब नहीं है। जनता भूखी है, जनता प्यासी है, जनता बेबस है, लाचार है, किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। सरकार के पास एक ही जवाब है कि हम पे ठेका नहीं है। ठेका तो लेना पड़ेगा, इन्हीं के लिए तो हो आप। चलिए गोलीकांड से हटकर अब थोड़ा सा आपके बचपन की बात करते हैं कि चंद्रशेखर बचपन में कैसे थे? बचपन में सब ऐसे ही होते हैं, कैसे? गैर अनुशासित होते हैं। मार पड़ी मास्टर साहब? हाँ पड़ी है। मास्टर, मेरे खुद के पिता मास्टर थे भाई। हाँ बिल्कुल। उनसे मुझे बहुत मार पड़ी। एक बार तो मैं घर पे कंचे खेल रहा था गली में, अच्छा। तो वो आए, क्योंकि वो पढ़ाई की वैल्यू समझते, टीचर थे, तो वो मुझसे पढ़ने के लिए गए। तब मुझे पढ़ाई समझ नहीं आता था ऐसा कि पढ़ना बहुत जरूरी, छोटा था मैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे इतना पीटा, खूब 2-3 लकड़ियां उन्होंने पीठ से पीछे तोड़ दी। मैं कह दूं बचपन में से ही मैं ऐसा था होनार, तो नहीं ये झूठ है, और ऐसी किससे कहानियां नहीं हो सकती हैं। तो रोने के बाद मनाता कौन था? माँ हमेशा मनाती, पिताजी भी मनाते हैं। सोचो मैं, मारने के बाद? हाँ देखो, मारते इसलिए थे कि क्योंकि बड़े इसलिए आपको रोकते हैं, डांटते हैं, पीठ भी देते हैं, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते पे चलने से रोकते हैं। वो आपको, क्योंकि तब तक आप अपना अच्छा बुरा नहीं जानते हो, वो आपका अच्छा बुरा जानते हैं, इसलिए आपको सही रास्ते पे लाने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। बाकी वो आपके लिए बुरे नहीं है। जिनका मैं हिस्सा हूँ, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में मेरी वो है, वजूद है, वो मेरे बुराई थोड़ा चाह सकते हैं। मगर मैं ये जानता हूँ, मेरे पिताजी हीरो थे मेरे, और हर बेटे के पिता उसके हीरो होते हैं। और वो, कोई भी पिता अपने बेटे के लिए हर वो चीज़ करता है जो बेटा चाहता है। वो जिंदगी कितनी आसान थी, कुछ भी करना नहीं था, कुछ भी सोचना नहीं था, जो कुछ था पिताजी से बता देना था। किताबें चाहिए, कॉपी चाहिए, ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए, और कोई सुख सुविधा चाहिए। मेरे आज भी याद है 2006 में मेरे फादर ने मुझे मोटरसाइकिल दिलाई। कौन सी? उनका प्रचार हो जाएगा। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं। वो मोटरसाइकिल थी डिस्कवर, 112 सीसी, जो आवाज भी करती है अच्छी। हाँ उस समय खूब चलती थी। खूब चलती, एवरेज अच्छा था। अब तो नहीं कहूंगा उनकी गाड़ियों के बारे में कुछ भी, लेकिन उस समय वो अच्छी गाड़ी थी। और मेरे फादर ने मुझे दिलाई। स्कूल टाइम में? कॉलेज तो मेरा 2004 कंप्लीट हो गया था। स्कूलिंग मेरी 2004 से पहले कंप्लीट हुई। और तब मैं वो BA ग्रेजुएशन कर रहा था देहरादून में, तो मेरे फादर ने दिलाई। मैं बाइक से फिर जाता था। बड़े अजीब किस्से हैं। वहाँ जब जाता था देहरादून, तो बसों में धक्के खाते हुए, फिर ऑटो लेके, फिर 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के, तो जाते जाते पसीने पसीने हो जाते थे पूरे। फिर जाके क्लास में बैठना, तो
मेरे फादर ने कहा वहीं पर रख के कम होगा, तो मगर इतना इसको अफोर्ड करना आसान नहीं था एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिनके 2-3 बच्चे जो पढ़ रहे हों। हम 6 भाई बहन हैं, 3 बहनों की शादी मेरे फादर ने की है, बाकी 3 जो भाई है, मैंने अपने भाई की, बड़े भाई की शादी, छोटे भाई की शादी अपने हाथ से की, उससे उस बीच में मेरे फादर की डेथ हो गई। तो हम लोगों को पढ़ाना, हमारे खाने का इंतजाम करना, हमारे कपड़ों का इंतजाम करना, घर की बिजली, तमाम तरह की जो सुविधा उनका इंतजाम करना, एक नौकरी से ये कोई आसान काम नहीं हमारे लिए। और तमाम तरह की सुख सुविधा, जैसे सर्दी आई है तो गर्म कपड़े चाहिए, गर्मी आई है तो सामान्य कपड़े चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो एक पिता, मैंने कहा ना, हीरो से भी ज़्यादा होता है। वो ऐसा होता है जैसे अलादीन का चिराग होता है, कुछ भी घिस दो और आदेश कर दो, कहाँ से लाता है किसी को पता ही नहीं। स्कूल में मार कुटाई होती थी, ये पता चला दोस्तों के साथ मिले कुछ। अच्छा, ये भी है कि क्या बचपन से तो नेता नहीं बनना चाहते रहे होंगे, तब क्या था कुछ एक आध किस्सा अगर हो स्कूल का? हाँ, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, मगर मेरी माँ को डर लगता था। जिस दिन उन्होंने मुझसे कहा और मैंने कहा कि आर्मी की भर्ती, तो मेरे फादर ने कहा ठीक है जाओ। तो माँ ने मुझसे कहा, वो चूल्हे पे रोटी बना रही थी, कहने हम नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा क्यों, करे वो नहीं। तो उससे पहले कुछ वार वगैरह जो हुई थी कारगिल के समय की, तो उस समय बहुत सारे देश के वीर जवान शहीद हुए, तो उनको लगता था कि हमने इतनी मुश्किल से पाल पोस के तैयार किया, पता लगा कि सेना में जाते मर जाएंगे। तो ये डर रहता है माँ बाप को, तो आपके बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो शुरू से मेरे दिल में खुद का सपना था, मुझे देशभक्ति फिल्में बड़ी पसंद थी, मैं बड़े चाव से देखता था कि देश की सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ूं। भारत की मिट्टी में ये है, और जहाँ क्योंकि हम किसान समाज से आते हैं, मेहनत का समाज से आते हैं, हमारे यहाँ तो हमारी मिट्टी में ये है कि देश सेवा और देश के लिए प्राणों का बलिदान देना, उसको गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारे यहाँ। वो सब जगह करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। तो मेरे फादर ने मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद कुछ सोच के रखा होगा और मेरे बड़े वाले भाई साहब का नाम भगत सिंह भी कुछ सोच के रखा होगा। तो आप सोचो उनको क्रांति से, क्रांतिकारियों से कितना प्रेम था। छोटे वाले भाई का क्या नाम है? उनका कमल किशोर है, उनका नाम उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट रख दिया। 5 साल का गैप है। अच्छा, इसीलिए। तो इस गैप में शायद उन्होंने फिर क्रांति का मन त्याग दिया। हमारे उसकी वजह से, हमारे मतलब स्वभाव की वजह से उन्होंने तय कर लिया कि ये तो शुरू बचपन से झगड़ालू था मैं, ये सच है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, मारपीट। हाँ, बहुत किस्से हैं मेरे। आप कभी वहां जाओगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा, मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि चंद्रशेखर, दोस्ती में मुंह से बात होती है, हाथों से बात नहीं होती। आप अक्सर हाथों से बात करते, ठीक नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ, जिस चंद्रशेखर ने जब तक 12वीं क्लास की पढ़ाई की तो उसको उतनी जानकारी थी। जब वो वहाँ से निकल के ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून गया तो फिर उसको और थोड़ी जानकारी मिली। जब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की और जानकारी मिली, लॉ की और जानकारी मिली। आज का जो चंद्रशेखर है और 2017 में जो चंद्रशेखर जेल गया, उसमें जमीन आसमान का फर्क मैं महसूस करता हूँ। इस गोली कांड के बाद भी मैंने कुछ सीखा। मुझे लगा कि एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट जाया नहीं करनी है, और एक एक मिनट को अपने जिस काम को आप कर रहे हो उसमें लगानी है। हर घटना से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। अब बीच में जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने बुद्धा को खूब पढ़ा, कबीर को खूब पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा। टाइटल बहुत इम्पैक्ट करता है। मैंने चूँकि पढ़ाई के दौरान सबके साथ ये घटनाएं होती, आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि आपके नाम, चूँकि आपका नाम तो आज़ाद था, लेकिन फिर भी आपको ये टाइटल का एहसास कब हुआ कि ये प्रभावित कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग वो तस्वीर, जैसे अभी आप बुद्धा की बात कर रहे थे, लोग सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें डालते हैं। मैं जब आपको गोली लगी उसके बाद, चूँकि हम लोग जो ट्रोल्स हैं या जो बाकी हैं उनको भी पढ़ते या देखते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई कि पहले मंदिर जाते थे, पूजा पाठ तिलक करते थे, आज राजनीति के चक्कर में ये सब करने ये लगे। अच्छा किस्सा आपने याद तो दिलाया। और दूसरी बात ये है इसको कि- बताना पड़ेगा। और दूसरी बात यही है कि वो तिलक वाली फोटो भी वायरल होती है कि तिलक लगा के मंदिर जाते थे। तो ये दोनों सवाल कि टाइटल कब आपको सबसे पहले लगा कि यार ये जो कुछ है, या ये जो एक जाति है मुझको प्रभावित कर रही है, और कब मंदिर जाते थे क्यों छोड़ दिया? देखो, 2 चीज़ें हैं। पहली जो टाइटल की बात आपने की, मैं प्राइमरी स्कूल में था, क्लास 3rd में। तो हमारे यहाँ एक अच्छे टीचर थे। टीचर का कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सच है वो आपको जानना चाहिए, देश को भी जानना चाहिए। देश में जाति और जाति की व्यवस्था और जाति की अच्छाई और जाति की बुराई, परिणाम, जाति से फ़ायदा नुकसान क्या होते हैं। तो मेरे अच्छी तरह याद है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इंग्लिश में बड़ा अच्छा था, मैथ में बड़ा अच्छा था, और संस्कृत में बड़ा अच्छा था। मतलब मैं अपने क्लास में टॉपर था संस्कृत में।
क्लास 6-7 तक। ये मतलब मैं बहुत इम्पोर्टेंट मेरा वो था उसमें। तो एक टीचर ने जब मुझसे पहली बार ये कहा, हम मुझसे और हमारे मतलब ग्रुप टाइप जो हम बच्चे थे, जाति का नाम लेके कि ये तो सिर्फ वजीफा लेने के लिए आते हैं या अनाज लेने के लिए आते हैं, बड़ा मतलब डरावना था। जिस समूह में आप रह रहे हो, जैसे आप यहाँ सब लोग समूह में काम करते हो और आप में से किसी को एक जाति की वजह से टारगेट करके उसके कर्म को नहीं, उसके लक्ष्य को नहीं, उसकी काबिलियत को नहीं, सिर्फ एक जाति को करके, जैसे मैं कहूँ गौरव शर्मा जो है ये नालायक आदमी है, ये सिर्फ जो है स्वार्थ में यहाँ घूम रहा है, इस तरह का मतलब बेसिक अगर ये कहा इस तरह से आप अगर किसी को करते हो तो ये एक बहुत बड़ा टॉर्चर है जो दिखाई नहीं देता है। लोग कहते हैं यार मेरा तो इसमें कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, नहीं, जबकि ये सच नहीं है। इसका आपके माइंड पे असर पड़ता है। मैं इसका एक उदाहरण अभी ताज़ा देता हूँ। गोली लगी, मैंने खुद एसएसपी को फ़ोन करके बताया कि गोली लगी, यानी कि मुझे कोई इतना वो नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद जब क्योंकि शरीर ठंडा होता गया और वो उसका एहसास हुआ पेन का भी और जख्म का भी, तो मुझे चलने में भी तकलीफ हुई। लेकिन रात में जब सोया तो जब भी मैं आंख बंद करता लगता कोई सामने गोली लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा, गोली, बार बार आंख खुल जाना, उस तरह का भय पैदा होना। जैसा उसके बाद जैसे उस हमने मणिपुर की वीडियो देखी, आप भरोसा करोगे कि पूरी रात में मैं 100 बार ना उठाऊं। ऐसा लगता है कि वो बच्चियाँ मेरे सामने कोई आ गई है और मैं खड़ा हूँ देख रहा हूँ, भीड़ इस तरह कर रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इस तरह से अंदर से जकड़न महसूस, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो बचपन से मैंने ये प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 में मैंने सुना, 4 में सुना, 5 में सुना, कक्षा 6 में तो आगे एक टीचर ने कहा, मैंने उनकी शिकायत करी। शिकायत क्या कि वो क्लास में नहीं आ रहे थे, वो अपने उसमें बैठे हुए थे स्टाफ रूम में। मैंने जाकर प्रिंसिपल सर से कहा कि सर क्लास है, और टीचर, मैंने कहा आ नहीं रहे। खैर टीचर कहाँ है, तो मैंने बताया वहाँ बैठे हैं। तो उनको इस बात को गुस्सा लगा, तो उन्होंने आकर खूब पीटा पूरी क्लास को, और स्पेशली उन्होंने मुझे खूब जो है जाति के आधार पर गाली दी, खूब साले ये वो। मैंने सोचा कि यार हम पढ़ाई के लिए तो कर रहे हैं, इसके लिए हम घर से यहाँ चल के आते हैं, 5-6 घंटे अपने वेस्ट करते हैं, हमारे माता पिता उम्मीद करके बैठे हैं कि हम पढ़ेंगे जाकर, और यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही तो ये क्या फ़ायदा है। तो बहुत झेला। जब मैंने एनसीसी किया है, एनसीसी में मैंने इसको झेला कि जब आप किसी को रोक नहीं सकते, उस तरह हरा नहीं सकते, तो आप उसकी काबिलियत, उसको इस तरह जाति के नाम पे करके उसको जो है नीचा दिखाने का काम कर सकते हो उस ग्रुप में। तो खैर फिर मोस्टली क्योंकि फिर मुझे लगा कि इसको छिपाया नहीं जा सकता, मैंने अपने आप ही स्वीकार किया कि लोगों को मेरी जाति के बारे में पता हो। जब पता होगा तो कम से कम मेरे सामने मेरी जाति को या मुझे गाली देने से पहले एक बार उसका भय रहेगा कि ये आदमी इसका जवाब दे सकता है। क्योंकि जब आप जाति को छिपाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था और जाति का ऊंच नीच है कि एक जाति के आधार पर, कर्म को छोड़ दीजिए, जाति के आधार पर पैदा हुआ है, कुल की वजह से वो ऊँचा है, चाहे उस पर ABCD ना आती हो। एक आदमी जो जाति के आधार पे जिस कुल में जन्म उसने लिया है वो जाति के आधार पे नीचा है, चाहे वो PhD करके बैठा हुआ हो, चाहे वो वेल क्वालिफाइड, जैसे मैंने उस बच्चे का आपके साथ जिक्र किया। तो ये जो जाति का दंश ये बड़ा खतरनाक है, और इसलिए मैं जातिहीन समाज की बात करता हूँ। मैं क्या हूँ, मुझसे पहले बहुत सारे महापुरुषों ने, चाहे वो महापंडित राहुल शंकराचार्य रहे हों, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, और ये मंदिर वाली बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात का जिक्र किया, फूले साहब ने भी इसका जिक्र किया कि देश, अच्छा मैं आज आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देश की ये सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि देश कभी भी संगठित होकर किसी बुराई खिलाफ नहीं लड़ पाएगा जब वो जातियों में बटा रहेगा। जब ऊंच नीच होगी, हर आदमी सोचेगा मैं इसके नीचे क्यों काम करूं, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं, इस तरह से वो अलग अलग रहेगा, डिवाइड रहेगा। और ये अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी डिवाइड एंड रूल की। आज हम उसका जो है, और ये मगर चला हमारे यहाँ पहले से आ रहा था, हम तो पहले से डिवाइडेड हैं, पहले वर्णों में, फिर जातियों में, धर्मों में, संप्रदाय में। तो इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा है। कभी भी एक कानून पे किसी बात पे सब लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते हैं। और रही बात उस टीके की, इसका फोटो चलाते हैं, इस बार तो बड़ा मजा आया कि 2 पार्टी के लोग बड़े पैमाने पे चला रहे थे, उन पे इस बार कोई हथियार नहीं था मेरे खिलाफ। मैंने भी ये देखा कि जिसको आप रोक नहीं सकते उसके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, उस पर आरोप लगा सकते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि अब से कुछ 1-2 साल बाद मेरे ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगेगा वो चरित्र का लगेगा, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है, गोली वोली चला के छक चुके हैं। अब कुछ इस तरह का आरोप लगाएं जिससे कि मुझे बदनाम करके रोका जा सके। तो एक बार हमारी लॉ का फाइनल ईयर था, और जो फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ थी हमारी बहनें, उन्होंने फेयरवेल पार्टी रखी। और पहली बार ये हुआ हमारे कॉलेज में कि फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, और करने वाली बहनें थी तो हम उनको ना नहीं कर पाए। तो हमारा पूरा ग्रुप गया। पहले तो मैं जाता नहीं था, बड़ा मतलब अब सो खुद में ही रहने वाला व्यक्ति, और मेरा स्वभाव ऐसा था क्योंकि हम पश्चिम के लोग जब वहाँ जाते हैं, हमारी बोलने की भाषा का ऐसा लगता है जैसे कि बहुत नाराज होकर बोल रहे हो।
तो मैं मुझे अगर तो मुझे लोग हमारे वहाँ के जो स्टूडेंट हैं जूनियर वो मुझे साउथ का हीरो कहा करते थे कि भैया आप साउथ के हीरो लगते हो। तो वो फेयरवेल पार्टी हुई और बच्चे जैसे हम एंट्री कर रहे थे तो उन बच्चियों ने वो तिलक करने शुरू किए। वो पूरे फोटो एक ही सीक्वेंस के आप देखो, हमारा वो ग्रुप जिस हमारे साथ जो साथी जिनकी गाड़ी में वहाँ गए उस समय, और बाहर भी आके फ़ोटो खिंचवाए और फिर अंदर गए। और मुझे लगता है कि ये कोई बुरा भी नहीं है भाई, अगर कोई आपका सम्मान, अच्छा मुझे मैं आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर दूं कहीं, जैसे इस बार मुझे मंच पे कुछ तस्वीरें गिफ्ट की गई, तो अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उनको निकाल के फेंक दो, किसी का अपमान कर दो या सम्मान लेके रख लो, ठीक है। तो उन्होंने ये किया और मैंने उनके सम्मान में, क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया गया कि जैसी बहन बेटी आपकी ऐसी दूसरों, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, उनको बुरा ना लगे। तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम किसी बहन बेटी को, किसी महिला को हमारी वजह से परेशानी ना हो। हमारी रैलियों में अक्सर रहता है, इतनी भीड़ के बावजूद भी हमारा पूरा ध्यान ये होता है किसी बच्ची को कोई नुकसान, वो पत्रकार हो कोई भी, किसी को नुकसान ना हो जाए। और हम लोग पहले से स्पेशल कहते हैं कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमारे आस पास होकर महिलाएं सेफ नहीं तो फिर कैसे। तो वो तब का है। अब उसको मैंने कहा ना, दो पार्टियाँ इस बार उन्होंने खूब लिखा, स्पेशली बीजेपी के लोगों ने खूब लिखा कि भाई इसकी वजह से बदल दिया। नहीं बदल दिया, आपने जो अन्याय किया है, आपने जिस गैर बराबरी को बना कर रखा, उसने बदल दिया चंद्रशेखर आजाद को। और चंद्रशेखर आजाद ने, आज लाखों लोग बदल गए। जब आपने, बाबा साहब ने क्यों छोड़ा हिंदू धर्म? एक विद्वान व्यक्ति ने जो देश के लिए इतना चिंतित, उन्होंने क्यों छोड़ा? उन्होंने, उनको कमनल अवार्ड मिला, वो चाहते जिन्ना की तरह दूसरे देश की मांग करते थे, लेकिन नहीं की उन्होंने। वो अपने देश के साथ खड़े, इतने देशभक्त थे, लेकिन उन्होंने क्यों छोड़ा? उन्होंने इसलिए छोड़ा कि जो जाति ऊंच नीच है धर्म के आधार पर, आप उसको खत्म नहीं कर पाए, आप उसमें बदलाव नहीं कर पाए। आप उसका प्रिविलेज लेना चाहते हैं, लेकिन उसका जो दंड भुगत रहे हैं लोग, उन पे आप बात नहीं करना चाहते, तो इसलिए छोड़ा। आज भी आप देखो, कोई अगर शेड्यूल कास्ट का बच्चा किसी अपर कास्ट की बच्ची शादी कर लेगा तो उसको क्या क्या खामियाजे भुगतने पड़ते हैं आपके सामने। अभी मैंने ये यूपी में ही देखा, मैं गोरखपुर में ही, किस तरह से एक बच्चे को, अनीश कनौजा नाम का जो वो था पटवारी, एक लेखपाल, और वो मुख्यमंत्री जी के पैर बड़े छूता था, उसके मैंने बहुत फोटो देखे, किस तरह उसको जो है तलवारों से चीरा गया। और वो बेटी आज भी लड़ रही है उस अपराध के खिलाफ अपने परिवार के लिए। तो ये जो जाति का दंश है, ये बड़ा खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ ही चला लो मेरे खिलाफ, हमारे लोग बड़े समझदार हो गए, इन बातों से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको पता है कि वो हमारे आदमी को रोकने के लिए हजारों षड्यंत्र करेंगे, हमें गुमराह नहीं होना है। अच्छा, इस मुद्दे पे हम बात कर ही रहे हैं, तो जो आपके गांव के बाहर एक पोस्टर लगा था जी, उस पोस्टर की क्या कहानी है? इसको भी दुरुस्त कर लेना चाहिए मीडिया को। पहली बात तो ना, वो मेरा गांव नहीं है, वो गड़कोली। हाँ, मेरा गांव छुटमलपुर है, पहले वो गांव था, वो कस्बा हो गया है। और वो मुझसे गड़कोली 12 किलोमीटर है। जिस जाति व्यवस्था को आपने हमें नीचा दिखाने के लिए बनाया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। और ये हमने बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा। जब उन्होंने महार सत्याग्रह किया, पीने के पानी के लिए तालाब से, जहाँ जानवर पी सकते थे, जब उन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने जो लोग उनके साथ आए थे उनकी बात समझाई कि आपको जब भी आप इकट्ठा होंगे, आपको कोई ना कोई बुराई छोड़नी। उन्होंने 3 बुराई छोड़ने का। पहली बुराई ये थी, हमारे लोग पढ़ते बड़े कम हैं, तो पहली बुराई उन्होंने कहा कि हम आज के हम कोई गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे, चाहे मरे हुए जानवरों को उठाना हो या मल उठाना, कोई भी ऐसा व्यवसाय हम नहीं करेंगे। दूसरा, हम जाति के आधार पे, जब तक जाति व्यवस्था है तब तक जाति के आधार पे जो ऊंच नीच है, अपने आप को नीचा मान के अपने मनोबल को नहीं गिराएंगे। और तीसरा कि हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 जो है उपदेश या बुराई छोड़ने के लिए समाज से कहा, और समाज ने उसको स्वीकार किया। पहली, हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। दूसरी, हम गंदा कोई व्यवसाय नहीं करेंगे। तीसरा, हम जाति के आधार पे, जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, तो जिस जाति में पैदा हो, और लोगों ने कहा कि आप जाति की वजह से नीचे, क्योंकि ये कोई वही नहीं बैठता है। अगर कोई किसी जन्म में लेता है किसी घर में, तो वो पैदा होते ऊंच नीच में, वो कर्मों से ऊंच नीच हो सकता है। तो उन्होंने कहा इस बात को हम अपने मनोबल, अपने ऊपर हावी करके अपने मनोबल को नहीं गिरने देंगे। तो इसलिए वो बोर्ड जो है, मैं आज भी कहता हूँ कि वो जो मेहनत कश जातियाँ हैं,
जो संघर्ष करके आज़ादी के बाद जिनको कुछ नहीं मिला, अपने पैरों पर खड़ी हो रही, जिनको व्यवस्था ने गिरा के रखा, वो ग्रेट है। मुझे इसमें कहने में आज भी कोई बुराई नहीं है। हर वो कमज़ोर है आदमी या हर वो आदमी जो मेहनत करके उठ रहा है, मेहनत का समाज है, वो ग्रेट है। तो वो मेरा गाँव नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप ज़्यादा दिन तक किसी को दबा के नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल। जब आप उसको ज़्यादा जोर से दबाओगे, ज़्यादा बड़ी, तो नियम भी है ना, तो उतनी तेज़ी से उठेगा। तो जब सब जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको बढ़ने का अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान देता है। ये आपको ये लगता है कि जो गाड़ियों के पीछे टैटू लगते हैं, जैसे राजपूत हो गया, तमाम गुजर जाट टाइप की, जो आप चूँकि दिल्ली, आप पश्चिमी यूपी में यहाँ काफ़ी चलन है, दिल्ली एनसीआर में भी आपको दिखेगा, आप इसको जातिवाद मानते हैं? देखिए, ये जाति को स्वीकार करना है, और इसके कई फायदे नुकसान होते हैं। जब आप अधिकारी कर्मचारी आपकी जाति का होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अपराध पे भी आंखें बंद कर लेता है। और जब कहीं वो उस टाइटल से अंदर से जो है नफरत करता है, तो फिर वो इसकी कड़ी सजा भी आपको देता है। जैसे अभी रविंद्र भाटी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, जब वो यहाँ आए, नोएडा में रहने वाले, स्वागत के तौर पे, तो उनकी गाड़ी का 34,000 का चालान कटा, 34,500 का। तो उनकी गाड़ी पे गुजर लिखा हुआ था, और बाकी सब लोग लिखवा के घूम रहे हैं। और फिर वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति, फिर भी उनको ये अन्याय सहना पड़ा। तो मैं समझता हूँ जातिवाद ये है, पहले तो मैं जाति व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जाति जो है, जाति एक पहचान के तौर पे अगर हम उसको लें, तो ये भारत मनुष्य जाति में 3 जातियाँ हैं, एक पुरुष, एक महिला और एक थर्ड जेंडर, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं और जिसकी बड़ी पैमाने में चर्चा हो रही है। जातियाँ जानवरों में होती हैं, प्रजातियाँ इसलिए होती, जैसे आपने देखा कुत्ता देखो आप, कई तरह की ब्रीड है उसकी, कोई लैब्राडोर है, कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई बुलडॉग है, कोई उनको पहचानने के लिए हम उनको टाइटल दे सकते हैं। इंसान को पहचानने क्या टाइटल देंगे? आपके ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, अगर वो अपना सरनेम ना बताएं, तो आप बता दोगे कौन किस जाति का है? कहीं माथे पे लिखा होता क्या? मेरे साथ जो लोग आए, आपको बता ही नहीं सकते आप कौन किस जाति का है, जब तक वो अपना नाम चिल्ला के ना बताएं कि मैं शर्मा जी हूँ, मैं वर्मा जी हूँ, मैं चौधरी जी हूँ, मैं गुजर जी हूँ, मैं ये हूँ जी, मैं वो, जब तक नहीं बताएंगे तब तक थोड़ा ही। तो अभी देखिए कि व्यवस्था के आधार पे जो वंचित, हक वंचित समाज है, वो बहुत ऊंची पोस्टों पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाति का लाभ मिलता है। और हम तो इस अन्याय को बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। शिवानी, कुछ सवाल लेंगे आपसे। बिल्कुल। संगठन की बात कर लेते हैं। भीम आर्मी कैसे आई पूरे एकदम सक्रिय पॉलिटिक्स में? देखिए, भीम आर्मी के लोगों ने अन्याय के खिलाफ हर एक लड़ाई लड़ी, देश के हर एक कोने में, जहाँ जहाँ भीम आर्मी का संगठन। लेकिन उन्होंने ये महसूस किया, इवन मैंने भी और हमारी टीम में चर्चा हुई, कि जब अन्याय के खिलाफ हम लड़ते हैं और हम वोट भी देते हैं, लेकिन जब हम पे मुसीबत आती है, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, सरकार हम पे उत्पीड़न करती है, मुकदमे लगाती है, जेल भेजती है, लाठियाँ लगाती है, झूठे मुकदमे लगाती है, तो हमारी मदद को कौन आता है? तो हमने देखा कोई भी नहीं आता, और वोट भी हम देते हैं। तो फिर एक बड़ी घटनाएं घटी कि जो मुकदमे हमारे ऊपर लगाए सरकार ने, उनके खिलाफ सरकार हाई कोर्ट चली गई हमारी बेल कैंसिल करवाने के लिए। तो हमने फिर, हमारे यहाँ डिस्कशन हुआ, सारे अध्यक्ष और सब लोग बैठे, और ये तय हुआ कि जब हम समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ के इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो समाज का जो वो राजनीतिक मूवमेंट है, उसको भी हमें अब आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है, कि हम सामाजिक संगठन कितना बड़ा बना लें, लेकिन हम सामाजिक संगठन जरिए हमारे हाथ में वो पावर नहीं आ सकती कि जो अन्याय अत्याचार जो कर रहा है उसको हम रोक दें। जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे जहाँ मुख्यमंत्री हो गया मैं बैठा होता, तो फिर आप मुझसे सवाल करते, इन सब का जिम्मेदार मैं होता, क्योंकि मैं गार्जियन उत्तर प्रदेश का। आज वो बैठे हैं, वो गार्जियन है, वो चुप हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध पे अपराध खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो जब ये इतनी सारी समस्याएं आई, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि जो हमारी विचारधारा से मिला बदल है, हम उससे बात करेंगे कि वो हमें, हमारे जो लोग तैयार हो गए, उनको आगे बढ़ने का मौका दे, जिससे कि हम अपने समाज का और अपने संगठन का संरक्षण कर सकें। क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन बिना राजनीतिक संरक्षण के आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब वो सामाजिक काम करेगा, अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार, जैसे हम फूले साहब पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, तो जिनको इनकी इस विचारधारा से
खतरा है या जिनको लगता है कि विचारधारा बढ़नी चाहिए, वो आपको रोकने के सारे प्रयास करेंगे। तो हमने उनसे प्रयास किया, उन्होंने मना कर दिया। जब सब लोग चारों तरफ से निराशा होगी, फिर हमारी कोर टीम ने तय किया कि हम अपना दल बनाएंगे, क्योंकि साहब काशीराम ये कहते थे कि जिनका दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र का, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी वोट को संगठित करके, जिनको बहुत लंबे समय तक व्यवस्था ने हाशिए पर रखा, और वो अब अपनी वोट को संगठित करके इस देश की राज व्यवस्था में कायम हो सकते हैं। तब हमने अपना दल बनाया। जब हमने पहली बार इसका रजिस्ट्रेशन डाला तो आज़ाद समाज पार्टी ही सिर्फ नाम था, लेकिन अब फिर मैं कहूँगा कितने मुसीबत झेलनी पड़ी। हर एक घटना में जो है कठिनाइयाँ हैं। 6 महीने तक जब हमने रजिस्ट्रेशन का डाला तो हमने पूरा चेक कराया था, इस नाम कोई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी। 6 महीने तक हम उनसे कहते रहे कि भाई हम चुनाव आ रहा है बिहार का, हमें चुनाव लड़ना है, आप इसको हमारे रजिस्ट्रेशन को के काम को पूरा कर दो। तब उन्होंने, तब भी वो नहीं माने। फिर हम हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया उन्हें। तब उन्होंने कहा जिस नाम से एक और पार्टी रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहीं यूपी में, पूर्वांचल में कोई जगह बताई, हमने वहाँ खोजबीन करवाई, ना वहाँ आदमी था ना वो पार्टी थी। फिर भी हमें समझ आया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार के लोग हैं। फिर हम कोर्ट गए कि सर ठीक है, इस अगर इससे नहीं हो तो इसके आसपास, क्योंकि अब इसका हम प्रचार कर चुके हैं। तो फिर हमें उन्होंने टाइटल दी कि इसके साथ 2-3 नाम में से कोई एक नाम ऐड कर लो। फिर हमने, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमने उनका नाम लिखवाया। हम चाहते थे कि माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी के नाम से हो जाए, वो भी नहीं हुआ। तो माननीय काशीराम जी का नाम हमने लिखा, और वो उस नाम से फिर ये पार्टी रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद जब चुनाव आया तो एक फेज़ का चुनाव ख़त्म हो गया था बिहार का, नॉमिनेशन ख़त्म हो गए थे। तब जाके हमें जो है अपने सिंबल पे पार्टी को, सिंबल पे फिर वो हुआ, सिंबल पे भी हम कोर्ट गए, तब हमें सिंबल मिला। हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना पड़ा। अब आप देखो कि कह रहे हैं कि यहाँ सबके लिए समान अधिकार है, न्याय सबके लिए समान है। मजाक है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए सब आसान है। मेरे जैसा आदमी जो 3 साल से पासपोर्ट के लिए रगड़ा जा रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद रगड़ा जा रहा है। 2 महीने हो गए हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई इनका पासपोर्ट बना दो, तब भी नहीं बना रहे हैं। तब उन्होंने कहा जिसमें एक और लूप होल है, हम अब लीगल सेल जाएंगे दिल्ली, वहाँ से नोटिस करा के लाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या। अब सोचो अगर अचानक मुझे कोई, जिस तरह के मैं वैसे भी बीमार हूँ, कोई समस्या हो जाए और मुझे इलाज के लिए बाहर जाना पड़े, तो मैं तो यहीं मरूंगा। मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो कोई जो है मौलिक अधिकार है ही नहीं। ठीक है, हम पे कहाँ वो, अभी हम उस वॉशिंग मशीन के पास नहीं है ना, हम जाना भी नहीं चाहते जिसमें धुल के सब पाप सुबह दूर हो जाते हैं। जो कल तक भ्रष्टाचारी होते हैं, महाराष्ट्र वाले लोग, वो अगले दिन बीजेपी के साथ शामिल होते हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। हम उस मशीन में जाना ही नहीं चाहते, तो हमें तो तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक आप चूँकि बात कर रहे हैं, मैंने बात की ट्रोल्स की, एक और बहुत आरोप लगता है कि चंद्रशेखर कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम चंदा देकर पार्टी चला रहे हैं। लोग कहते हैं फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी एसयूवी, कहाँ से काफ़ी लोगों का पैसा आ रहा है चंद्रशेखर के पास? कितने की आती है फॉर्च्यूनर बताओ? तो आप लेके चल रहे हैं, आप बताइए। हम क्या करें बताओ। आप इतना भी नहीं पता है तो फिर कैसे चलेगा बताओ? तो उनसे आज इस बार जब पूछे तो उनसे कहना कि उनके रेट वेट बताओ। देखो बेसिकली मैं सच कह रहा हूँ, और क्योंकि एजेंसियां हैं यहाँ, मैं कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देखा। मेरे पास अपनी कोई भी गाड़ी नहीं है ही नहीं, और ना मुझे उस तरह की अभी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारी पार्टी में अगर हम ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो हमारी पार्टी में सक्षम लोग भी हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं। अब मैं अगर आपकी कुर्सी पे बैठा तो कुर्सी मेरी थोड़ा हो जाएगी, मैं इसको साथ थोड़े से जान रहा, लेकिन अब मैं यहाँ इसको बैठा हूँ तो इसका प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं रेल से चल रहा हूँ या मेट्रो चल रहा हूँ तो मेट्रो मेरी थोड़ी हो जाएगी सर। अगर मैं हवाई जहाज से भी ट्रैवल करता हूँ तो हवाई जहाज मेरा थोड़ा हो जाएगा। सही बात। तो इसलिए वो हमारे साथियों गाड़ियाँ हैं, और उनको पता है कि हम उनके पार्टी के अध्यक्ष को, और मैं अपने समाज का सम्मान को सुरक्षित रखने, क्योंकि दूसरी पार्टियों के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं तो हमारे समाज का मनोबल ना गिरे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है। हमारे साथ ही उनकी गाड़ियों से मैं जाता हूँ। जब मैं कहीं पहुँच जाता हूँ गंतव्य पे, तो फिर वो फिर अपनी गाड़ी के साथ निकल जाते हैं, और इसलिए जल्दी जल्दी मैं गाड़ियाँ बदलता रहता हूँ। जब जिस साथी की मदद की जरूरत तब उससे ले लेता हूँ। अच्छा, आज आप इस बात को माइंड मत करना, इस देश में शेड्यूल कास्ट भी जो हमारा समाज है वो भी इतना कमज़ोर नहीं कि मुझे गाड़ी प्रोवाइड नहीं करा सकता, लेकिन मेरा नेचर ही नहीं है। मैंने ये देखा कि पुराने आंदोलन में क्या गलतियाँ हुई, नेताओं के अपने पर्सनल शौक, या आज की राजनीति में देखा लोग राजनीति में आते क्यों हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक व्यापार है, कुछ पैसे खर्च करो, नेता बनो, विधायक MP बनो, फिर उससे कुछ पैसे कमाओ, फिर खर्च करो, फिर कमाओ। ये इन्होंने राजनीति को बिजनेस बना लिया है। इसलिए काशीराम साहब कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं, ये धनतंत्र है।
पैसे वाले लोग राजनीति करते हैं, पैसा फेंक के, पैसा शराब बांट के, साड़ी बांट के, सुविधाएं बांट के, राशन बांट के लोग वोट को खरीदते हैं। इसलिए लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र अब होता है जब एक गरीब का बेटा भी, उसको भी इतने अवसर होते हैं जितने एक अमीर आदमी को। अब बताओ, प्रधानमंत्री 24 घंटे टीवी पर रहते हैं, अब हमारी 1 मिनट की न्यूज लगती है, तो अब बताओ हम अपनी बात कहाँ से कहें? बताओ हमारा प्रचार कैसे होगा भाई? तो जबकि हमने कहा टैक्स सब बराबर देना है, प्राइम मिनिस्टर देना दे, हम टैक्स दे रहे हैं। तो इसलिए जो गैर बराबरी है, अब मीडिया पर जो आरोप लगते हैं इसलिए लगते हैं कि मीडिया पार्शलिटी करती है। अब हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, आप मुझे 4 चैनल दिखा दो जिन्होंने उसकी 5 मिनट की भी खबर दी है। और दिल्ली में था बॉस, ये किसी गांव गली में नहीं था, ये देश की राजधानी में था, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए, जहां पैर रखने की जगह नहीं थी। और देश के बड़े बड़े जो तमाम राजनीतिक दल, उनके नेता भी उस मंच पे आके समर्थन देके गए। तो भी उसकी 5-5 मिनट की न्यूज चैनल अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के 5 चैनल पर दिखा दो तो मैं भी समझ जाऊँ कि भाई यहाँ गरीबों की आवाज़ उठाई जाती है। तो ये जो आरोप लगते हैं ना, ये आरोप लगते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं बेचारों के पास, आरोप ही लगाया। मैं तो अपने स्पीच में मैंने कहा कि आरोप लगाना आसान है। हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप के कई चैनल्स ने अब मैं तो सबको नहीं कह रहा हूँ ना, इसलिए 5 कहा, कभी आप अपना नाम जोड़ने लग जाओ। तो इसलिए मैंने 5 कहा कि 5 नहीं दिखा पाओगे। 1-2 लोग जिनसे, जो अच्छे हैं, जिनसे व्यवहारिकता है, जो सत्य के साथ खड़े बड़े पैमाने पे, वो लोग दिखाते हैं, और इसलिए उनसे बात करने में भी आना आता है। वरना हर आदमी का समय कीमती है। मैं भी अगर यहाँ आप लोगों के साथ ना होता तो कोई ना कोई अपना काम कर रहा होता, कुछ लोग तैयार कर रहा होता, कुछ लोगों को समझा रहा होता। आप समझो कि वो समझा व्यक्ति क्या पता कितना बड़ा काम कर जाए। तो ये एक संघर्ष का रास्ता है, और इसको हमने इसलिए चुना क्योंकि मैं नौजवान हूँ और मेरे सामने चैलेंज है कि अगर आज मैं इन ताकतवर लोगों के सामने हार गया तो कल कोई नौजवान इनके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, कल कोई नौजवान अपने हक के लिए बोल नहीं पाएगा। इसलिए मैं हर चीज़ पे मुखर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नौजवान जो है, जैसे हमने सीखा कि देश के लिए किस तरह लड़ना है, अपने महापुरुषों से हक अधिकारों के लिए किस तरह लड़ना है, इससे आने वाली पीढ़ी हमसे सीखे। इसलिए मैं देखो, मैं कह दूँ, बुद्ध ने कहा कि गलती वो होती है जो आदमी बार बार दोहराता है। आप कोई भी नया काम करने जाओ तो जिसकी काम की जानकारी आप, उसमें आपको गलती हो सकती है। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, तो मैं तो अपनी गलतियों में सुधार कर रहा हूँ। जैसे 2022 की गलती हुई, उसको सुधार कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि बूथ के संगठन के बिना कुछ नहीं बने, अब हमने बूथ का संगठन बना लिया सब जगह। ये लोग हवा में थोड़ा ही आए, लोग, समय है लोगों के पास कि पैदल चल दें राजस्थान से, मध्य प्रदेश से पैदल चल दें। क्यों चल देंगे? वो कोई पागल है क्या? पागल कुत्ते ने काट लिया उनको। उनके मन में आस्था और विश्वास है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रति, इसलिए वो साइकिल से आ रहे हैं, दुख कष्ट झेल रहे हैं। उनको पता है कि जो कष्ट आज वो झेल रहे हैं, कल इन कष्टों का, इनका भी और समाज के सारे कष्टों का निवारण इसी आज़ाद समाज पार्टी के जरिए होगा। इसलिए वो उस उम्मीद से आ रहे हैं, वरना नहीं जाता कोई पैसे बुलाए। आज की पार्टियाँ तो पैसे भी देती है, शराब भी देती है, खाना भी देती है, तब बुलाती है हाथ जोड़ जोड़ के, नहीं जाते। और कोई नहीं बैठता गर्मी में। हमने बहुत सारे नेता देखे, हमने तो प्राइम मिनिस्टर की और मुख्यमंत्री की रैलियाँ देखी, गृह मंत्री जी की, कि कुर्सियाँ पीछे खाली रहती हैं। हमारे यहाँ दिखा दो आप कुर्सियाँ खाली, तो मान जाए बैठने की जगह नहीं थी। जंतर मंतर वाले अधिकारी हमसे कहें कि हमने गलती कर दी आपको परमिशन दे के यहाँ, ठीक नहीं है। हमसे कहेंगे, नेताओं को ये कहते हैं कि ठीक है जी कार्यक्रम बताओ, हमसे कहें जल्दी आ जाओ, आपके इतने लोग हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। आप आ जाओगे तो भीड़ थम जाएगी, बहुत वो है। ये हाल इसलिए है क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लोग परेशान हैं, और लोग चाहते हैं कि समस्या का हल हो, जो कि नहीं हुआ। सब लोगों ने वादा करके उनको ठगा। आज वो चाहते हैं हमारी समस्या का हल हो जाए, और उनको चंद्रशेखर आज़ाद, उनके इस आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की लीडरशिप पे भरोसा है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आपने पार्टी के नाम की कहानी बताई कि कितनी मुश्किल से आपको पार्टी का नाम मिला, लेकिन अब पार्टी के नाम को लेकर ही जो आपत्ति जताई जा रही है, और राजपूत समाज की अगर बात करें तो बैन तक की उन्होंने मांग कर दी है कि किसी भी पार्टी के नाम के आगे आर्मी नहीं लगना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो पार्टी है ही नहीं, सामाजिक संगठन है। हमारी पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। लोगों ने इस पे एक और आरोप लगाया कि भाई चंद्रशेखर जी ने अपने नाम से पार्टी बना ली। तो मैंने कहा भाई ये आज़ाद मैंने 2010 के बाद स्वीकार किया, मेरा नाम डॉक्यूमेंट में चंद्रशेखर है। जब मैंने मानसिक गुलामी छोड़ दी और मुझे समझ आया कि हाथ जोड़ने से नहीं, माथा रगड़ने से नहीं, मेहनत से काम आगे बढ़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो तब मैंने अपने नाम के पीछे आज़ाद लगाया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। और जिसकी बात आप कर रहे हैं वो हमारा सामाजिक संगठन है। इस देश में तो शिवसेना जैसी सेना के नाम से पार्टी रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ने की है। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, नाम नहीं काम देखो आप भीम आर्मी का। पाठशाला चलाते हैं, गरीब बच्चों की शादियाँ कराते हैं, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं,
हर जगह जहाँ मुसीबत आए, चाहे बाढ़ आए, कोई भी परेशानी आए देश में, कहीं भी अगर उनके स्तर की हो तो वो जाके मदद करते हैं। कोरोना काल में भी कितने लोगों को खाना खिलाने का काम किया। यहीं दिल्ली में जब आनंद विहार में लोग घर लौट रहे थे तो हमारे लोग यहाँ अपनी जान की परवाह न करते भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। यहीं नोएडा में हमारी टीम जो है बीमार में आज़ाद समाज पार्टी की, यहीं लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रही थी। और फिर पुलिस की लाठियाँ भी खा रही थी। पुलिस को ये भी बर्दाश्त नहीं होता, ना तो खुद दे रहे थे ना खिलाने दे रहे थे किसी को। ये है वो जो आरोप लगा रहे हैं, वो बेचारे इसलिए लगा रहे हैं कि उनके जिन बच्चों ने किया वो उनके समाज से आते हैं। उनको ये लग रहा है कि वो इस आरोप को ढक लेंगे। ये गलत है। किसी भी तरह का अपराध स्वीकार्य नहीं हो सकता है। ये आप तो बातचीत थोड़ी आप राजनीतिक बातचीत भी कर लेते हैं, चूँकि बहुत हम लोगों ने बात कर ली, अब अंत भी करेंगे इसको धीरे धीरे। आपने एक बात कही कि आप जो है वॉशिंग मशीन के साथ नहीं जाना चाहते हैं। आरोप अखिलेश यादव के ऊपर आपने बहुत लगाए थे। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल याद है जिसमें आपने कहा कि अपमान हुआ है मेरा। ये आरोप लगता है उनकी पार्टी के ऊपर कि जिन जिलों के नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर मायावती ने किया, उसको उन्होंने बदल दिया, उनकी पार्टी ने बदल दिया। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन पे आरोप है, उनकी सरकार। उन अखिलेश यादव से दोस्ती, क्या ये वॉशिंग मशीन के साथ जाना नहीं हुआ? कैसे? आप जो जिन पर 2019 में आप जिनके ऊपर आपने 2019 में बीएसपी और समाजवादी का अलायंस हुआ लोकसभा में। हुआ तो बीजेपी और पीडीपी का भी ना। नहीं, एक सेकंड। आप अगर उनको येदियुरप्पा जी से वो कर रहे हैं, जिन पे आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारी है, जब वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उनका भ्रष्टाचार कैसे दूर हो जाता है? आप रेड्डी ब्रदर्स पे आरोप लगाते थे। चंद्रशेखर जी, मैं यही आपसे सवाल मैं फिर कह रहा हूं, देखो, मैं आपसे यही सवाल मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे यही सवाल जब अखिलेश जी ने ऐसा किया, उन्होंने गलत किया, और जब वो गलत करेंगे उनका विरोध होगा। मैंने जो आरोप लगाया, मैंने बहुत आरोप नहीं, मैंने सिर्फ एक सिंगल आरोप लगाया कि वो दलितों का वोट तो चाहते हैं लेकिन उनका नेतृत्व नहीं चाहते। आप बताओ, अभी जो यूपीए परिवर्तित हो रहा है वो कहाँ चाहता है? वो भी दलितों के वोट चाहता है। वो कहाँ चाहता है कि नेतृत्व हो? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये किसी को झगड़ा नहीं है। अगर आप किसी समाज का वोट चाहते हैं तो उनके मुद्दों पे बोलना पड़ेगा आपको, और आप नहीं बोल सकते, आपके गले में कोई मुसीबत है या आपके ऊपर कोई पाबंदी है, तो फिर उनकी जो लीडरशिप है उनको आपको मौका देना पड़ेगा। तो मैंने उन्होंने जो किया, जो उन्होंने नाम बदले, उससे समाज में ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है, और उनको भी एहसास होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इस बात को आज उठा रहे हैं कि उन्होंने किया था, उन्होंने 2019 में गठबंधन क्यों किया उनसे, और उनके लिए वोट क्यों मांगे? आप बताओ। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुना था क्या आपने कि मैं योगी जी को वहां खड़ा कर दूंगा जब भीख मांगने? वो तो कहते हैं कि मैं नेता जो है दुमैया साफ होते हैं, जब चाहे तब पलट जाए। वो तो कहते हैं खुले आम। हम ऐसे नहीं हैं। हम उनमें से हैं ही नहीं। देखो, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की थी। मिल रही है हिस्सेदारी, अखिलेश के साथ जा रहे हैं आप। अब फिर मैं आपसे अभी हम लोग नगर पंचायत अलायंस में लड़े हैं। तो अभी हम लोग 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पे काम कर रहे हैं, और वहाँ हमने बड़ी बड़ी रैलियाँ भी की, और भविष्य में वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। और आप देखना, जब 2023 का रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा आज़ाद समाज पार्टी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। उसका प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में जा चुका है, और हो सकता है कहीं जगह पे सत्ता की चाबी हमारे पास हो कि हमारे जरिए सरकार बनी हो। आप देख लेना मध्य प्रदेश, राजस्थान में आज आपको, क्योंकि आपने स्थापित दलों की राजनीति देखी, इसलिए आपको ये अजीब सी बात लगेगी, लेकिन देखना जिस दिन रिजल्ट आएंगे आपको वोट शेयर का पता लगेगा, आज़ाद समाज पार्टी कितना वोट शेयर मिला। क्योंकि देखो, स्थापित दलों के काम से जनता बहुत खुश नहीं है। जनता मजबूर है, बेबस है, जनता पे विकल्प नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश की जनता पे भी, जो इस विचारधारा की जनता, उन पे विकल्प नहीं था, आज उन पे विकल्प। कैसे जीते हमारे चेयरमैन, कैसे जीते हमारे पार्षद? आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल के देखो, हम 5वें नंबर की पार्टी है या नहीं है, भले ही हमारा कोई विधायक और एमपी ना हो। आप देखो वोट शेयर में 5वें नंबर की पार्टी है या नहीं। मैं कोई हवाई बात थोड़ा ही कह रहा हूँ, पत्रकार हैं, आप चेक कर लो कि सबसे ज़्यादा पार्षद 5वें नंबर पे हमारे, सबसे ज़्यादा सभासद, सबसे ज़्यादा चेयरमैन हमारे, जीते नहीं जीते, आप चेक करके देखो। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ना मेरी किसी से कोई लड़ाई है। आपने देखा उस मंच पे कौन कौन लोग थे? सारी पार्टियों के लोग थे मैक्सिमम।
कौन सी ऐसी पार्टी जिसके लोग नहीं थे? लेकिन सवाल ये है, ये भाईचारा अपनी जगह सही है, लेकिन राजनीति में जैसा मैंने कहा कि जिनका नेता नहीं होता उनकी बात नहीं होती। और अगर ऐसा ना होता तो आप ये बताओ कि एचजेएस के जरिए पिछले 10 साल में एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा एडीजे नहीं बना है, जज नहीं बना है उत्तर प्रदेश में। क्या मुख्यमंत्री पे इसका जवाब है? और कितने नेता यहाँ हैं, क्या इनको नहीं महसूस हुआ कि ये धोखा हो रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई जिसको आपने कवर किया गौरव, उसमें 20,000 पदों घोटाला सरकार ने मान के 68 वैकेंसी रिलीज की, आपने स्वीकार किया। आपने अपराध किया 420 की, तो आपने अपने शिक्षा मंत्री को जेल क्यों नहीं भेजा? 420 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? भ्रष्टाचारी आपकी सरकार है, गरीबों का हक खाने वाली आपकी सरकार है, लुटेरी आपकी सरकार है, और फिर भी आप जो है सफेद कपड़े पहन के अपने आप को बहुत अच्छा अच्छा कहते हो। फिर आप क्यों, आपकी जवाबदेही क्यों नहीं बनती? ये भ्रष्टाचार करोगे आप। अभी आपने देखा नहीं पटवारी भर्ती में क्या हुआ? एक ही स्कूल से 1000 बच्चे टॉप कर जा रहे हैं, और टॉपर को ये भी नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है या भोपाल है। ये जो सरकारों में बैठ के जिस तरह से बच्चों के अधिकार, नौजवानों के अधिकार और उनके अवसर छीने जा रहे हैं। आपने अग्निवीर भर्ती लिया, अब क्या हुआ? कितना कितना सम्मान है लोगों की नज़रों में? पहले सेना के सिपाही का सम्मान होता था, और अब क्या है? अग्निवीर की ट्रेनिंग से लोग बच्चे छोड़ के आ जा रहे हैं। आपने देश की सुरक्षा के साथ मजाक किया, आपने नौजवान के भविष्य के साथ मजाक किया। आप नहीं कर रहे हैं अच्छा काम। 400 रुपये सिलेंडर पे रोते फिरते थे गले में टांग के, 1100 पे नहीं है आप पे जवाब। पेट्रोल डीजल पे आप पे नहीं है जवाब। घटती जो आमदनी है उस पर नहीं है जवाब। आपसे जब भी पूछो आप धर्म को ले आओगे बीच में, आप कहोगे हमने कावड़े फूल बरसाए, बहुत अच्छी बात है बरसाए, लेकिन नौजवान पे रोजगार मांगने डंडे भी तो आपने बरसाए। आशा आंगनबाड़ी बहनों पे डंडे भी तो आपने बरसाए, वकीलों पे, डॉक्टरों पे डंडे भी तो आपने बरसाए। इसका जवाब कौन देगा? धर्म से पेट नहीं भर सकता है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत, ये अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, आप अपने धर्म को मानते हैं, दोनों लोग। ये आपका व्यक्तिगत मसला है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता किसी को। और सबको आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 देता है, अपने धर्म को मानो, पूजा करो, पाठ करो, जो मनाए करो। और मैं तो बार बार कहता हूँ सब लोगों को कि धर्म को बीजेपी जिस तरह हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, इससे बचना चाहिए। अच्छा, ये आपने बात की नेतृत्व की, अखिलेश यादव बेंगलोर गए, एक इंडिया नाम का विपक्ष आया, ठीक है, उसमें आपके यहाँ 5वें नंबर की पार्टी है, एक विधायक की पार्टी अपना दल कामिलाबादी है, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल गई, और चंद्रशेखर को नहीं बुलाया गया। उनकी मर्जी है भाई। भाई आपने बुलाया, बराबर में न्यूज़ 24 का किसी और न्यूज़ चैनल का वो भी हो सकता है, वो ना बुलाए, उनकी मर्जी है भाई, तो उनकी मर्जी है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप मुझे नहीं बुलाओगे मैं जबरदस्ती आपका गेट थोड़ा तोड़ के आ जाऊंगा भाई। हर आदमी के अधिकार है, लेकिन सीमाएं भी हैं। वो नहीं बुलाना चाहते कि इंडिया में दलित प्रतिनिधित्व है। हमने तो उन्हें बुला दिया सबको भाई, आपने नहीं देखा? हम कोई कमजोर है? हमने नहीं देखा सब लोग को वहीं बुला के भाई हाँ। तो आप अपने आप को इंडिया का पार्ट मान रहे हैं? आप मतलब राजनीतिक संगठन की बात कर रहे हैं, इंडिया के तो आप भी पार्ट हो। नहीं, हम संगठन महागठबंधन विपक्ष जो ने बना है, हाँ, आप उसमें शामिल हैं? यही आप सोचो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अभी उसमें शामिल नहीं हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के बैनर पे हम लोग अपनी पार्टी के विधायक और एमपी भी जिताने काम करेंगे। हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी पार्टी को, हमारा दल है। लेकिन आप ये बात जान लो कि मैं इस इंडिया का भाग हूँ जिसको इंडिया दैट इज भारत कहते हैं। सपोर्ट किसको रहेगा आपका? हैं? सपोर्ट आज़ाद किसको समाज पार्टी करेंगे? को। नहीं, ये अच्छा आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश वाले गठबंधन में है जिसमें लोग एक साथ 3 नाम लेते हैं, अखिलेश जयंत और चंद्रशेखर का। हाँ, उसमें हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा देखो, ये लोग हमारे जो साथी, शायद ये मध्य प्रदेश ना लड़े, राजस्थान ना लड़े, छत्तीसगढ़ ना लड़े, तेलंगाना ना लड़े, लेकिन मुझे तो लड़ना है। अच्छा, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे फिर? आज़ाद समाज पार्टी को तो लड़ना है, तो इससे में कोई झगड़ा थोड़ा ही है। वो यूपी में उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, यूपी से बाहर हमारी मर्जी। अच्छा, अखिलेश जी और जैन जी की बात हो गई। मायावती को पिछले इंटरव्यू में आपने मायावती जी को माँ कहा था कि वो माँ जैसी हैं। फिर पिछले दिनों आपका एक बयान वायरल हुआ कि वो द्रोणाचार्य हैं और आप एकलव्य हैं। गुरु। हाँ, तो रिश्ता क्या है? अच्छा बताओ, बच्चे की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। तो वो माँ भी होती है, गुरु भी होती है। आप समझो इस बात को, बड़े बड़े होते हैं। बच्चा कितना बड़ा हो जाए, माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता है। आप भी कितनी बड़े पत्रकार बन जाओ, लेकिन जिस माँ से पैदा हो इससे बड़ी नहीं हो सकती। वो बड़ी हैं हमारी, हम उनका सम्मान करते हैं।
राजनीतिक विरोध है, क्योंकि उनसे जो उम्मीदें थी वो नहीं आगे बढ़ पा रही हैं। समाज के साथ अन्याय हो रहा है। 86 महिलाओं का रेप होता है रोज। तो लोग इसलिए बच्चियां बेटियां पैदा कर रहे हैं कि उनका रेप हो। कौन जिम्मेदार है इसका? हर 1 घंटे में 46 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। फिर ये सरकारें किस लिए हैं? मुख्यमंत्री क्यों बैठे हैं? प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री क्यों बैठे हैं? ये इतनी पुलिस और सुरक्षा और व्यवस्था और इन पे इतना खर्च जो है सब कुछ, ये क्यों है भाई? आप लोग कर क्या रहे हो? अगर इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं तो बताइए इस देश की सरकारों के बारे में और इतने तंत्र के बारे में क्या कहा जाए? अगर आप गर्म जैकेट पहन रहे हैं सर्दी में और उसके से आपकी सर्दी नहीं रुक रही है, तो आप बताओ वो आपके लिए फायदेमंद है या आप उसको समझेंगे कि ये बेकार है? बताइए। तो आज की सरकार है जिनकी सरकारों में बच्चियां बहन बेटियां सेफ नहीं है। आप निकल के देखिए बाहर रात में कितना बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है, आपको नहीं पता है। तो क्या बेटी पैदा करना देश में अपराध हो गया है? इसका जवाब है सरकारों के पास। चुप्पी थामने से काम नहीं चलेगा। मणिपुर की वीडियो आई, सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। आरोप लगाने से काम थोड़े चलेगा। आप सब अपनी अपनी सरकारों में रोको। सबकी सरकारों में हो रहा है, राजस्थान की सरकार में भी हो रहा है, बिहार की सरकार में भी हो रहा है, हर सरकार में हो रहा है। रोको। दिल्ली की सरकार में भी हो रहा है। शर्म आती है देश की राजधानी में निर्भया जैसे मामले होते हैं, नागल जैसे मामले होते हैं, शर्म आती। आपको नहीं पता 1 जनवरी को क्या हुआ था दिल्ली में? किस तरह एक बच्ची को जो घसीटा गया 11-12 किलोमीटर। हम इस पर ताली बजाएं, खुश हों, क्या करें? बेसिक सवाल ये है कि ये वो भारत है जिसमें देवी का दर्जा दिया जाता है, पूजा जाता है। और ये कौन लोग हैं दरिंदे जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं? उन पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? और फिर इनके बचाव में बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, वो तमाशबीन करते हैं, बड़ी करेक्टर एसिनेशन होता है बच्चियों का। आपने देखा हाथरस की बच्ची के साथ क्या हुआ? इनका बस चले तो उनको ही गलत साबित कर दें। इसलिए नहीं जवाब है सरकारों के पास, और हम सब लोग इसलिए कि जवाब मांगे। विपक्ष नहीं होगा, सत्ता निरंकुश हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी और उजाड़ देगी सब कुछ, लूटपाट कर देगी सब कुछ। चंद पूंजीपतियों को पैसा बचाने के लिए सब बर्बाद कर दिया जाएगा देश। चंद्रशेखर जी, आपके यहाँ कांग्रेस के लोग आए, दीपेंद्र हुड्डा, लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी से बहुत अच्छी बातचीत है आपकी। राजनीतिक बातचीत भी हो रही है क्या? कोई फोन आता है कि साथ देखो, चुनाव लड़ लें? मुझे कहने में कोई बुराई नहीं, जबकि इसका मुझे पॉलिटिकली नुकसान होगा। वो एक ऐसी, मैं इनको बड़ी बहन कहता हूँ, बहन है जो मेरे हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ी थी। जब भी मेरे साथ कोई अन्याय हुआ उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी सब चीज़ों को छोड़ के, तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी से मुलाकात कभी उनके साथ कुदरत ना करे किसी बहन के साथ कोई बात, अगर कभी भी उन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा जो है उस कर्ज को चुकाने का काम करूँगा। वो मेरा व्यक्तिगत वो है। मेरी राजनीतिक भी उनसे 2022 के चुनाव के समय काफ़ी बात हुई। और मैं फिर कह रहा हूँ, देश का कोई ऐसा नेता नहीं बीजेपी की पार्टी को छोड़ के जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हो, मेरी बातचीत ना हो। उनसे मैं करना नहीं चाहता। जिस राह नहीं चलने उसके कोस क्या गिनने। तो इसलिए सबसे मेरी मुलाकात और बातचीत को कई विषयों पे हुई, क्योंकि जब भी मैं किससे बात करता हूँ तो अपने विषयों पे करता हूँ कि आप ये बताओ आपका इस विषय पे क्या स्टैंड है, आपका इन वर्गों के लिए क्या स्टैंड है। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, इनके बस का नहीं है। जब हमारे जैसे लोग ताकतवर होंगे तभी इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आप देख लेना। फिर एनसीआरबी के डाटे में आप 20,000 50,000 नहीं पढ़ोगे सालाना। अगर कोई कर भी देगा कोई अपराध तो ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। और वो सरकार जो होगी वो किसी के खिलाफ नहीं होगी, वो जनता के लिए होगी। हर आदमी सुरक्षित महसूस करे कि भाई ये सरकार, भले ही विपक्ष है लेकिन सरकार सबकी है। जो आज नहीं दिखाई देता, जो चरित्र नहीं है लोगों में। आज का समय तो ऐसा है, विपक्ष को निपटा दो, हम तो निपट ही गए थे। सरकार ने तो पूरी वो की थी। आप बताओ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब दे पाए? बहुत बुलडोजर चलाते हैं मुख्यमंत्री। कहाँ है आपका मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं दिया उन्होंने जवाब? क्या दलितों की जिंदगी मायने नहीं रखती है? क्या गरीब के प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर के बेटे की जिंदगी मायने नहीं रखती है? प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना, मैं आज जिंदा बचाया। उनकी जिंदगी मायने रखती है तो गरीबों के बेटे चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी मायने रखती है। हर व्यक्ति जरूरी है। चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि आप इंडिया में नहीं हैं, मतलब इंडिया जो महागठबंधन है विपक्ष का उसमें आप नहीं हैं। हाँ। उसके बाद आपने कहा कि आप यूपी में अखिलेश जी और जयंत जी के साथ में लड़ेंगे।
इस दौरान अगर माँ या गुरु कहें, मायावती जी ने आपको बुला लिया, तब चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे? बुलाना होता तो बुला लेती अब तक। नहीं, मतलब उम्मीद खत्म हो गई अगर बुला क्या? ले तो हमने क्या कहा है आप समझ लो। उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें राजनीतिक कंपटीटर अपना मान लिया है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता बुलाएंगी। लेकिन और जब बुलाएंगी तब देखेंगे क्या है, अभी तो कोई न्योता आया नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। तब फिर भी और मतलब फिर मैं आपसे झुकाव, मैंने कहा आपसे, मेरा झुकाव उस समाज के प्रति है जिस समाज को अन्याय अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है। मतलब आप कंफ्यूज हैं, अगर मायावती जी ने बुला लिया तो उस वक्त मैं क्यों confusion कंफ्यूज होने रहेगी। लगा? तो आप कहाँ रहेंगे? मैंने क्या कहा, मेरा एट द लास्ट पॉलिटिक्स मेरी ये है कि समाज के जो भी हित में जहाँ से भी कर सकूँ करूँ। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो समाज का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। और कंफ्यूज तो वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि आज भी ये लोग जो हैं राशन पे वोट दे देंगे या पैर धोने पे वोट दे देंगे या इनके साथ सहभोज करने वोट दे देंगे। वो लोग कन्फ्यूजन इस बार दूर करेंगे, आप चिंता। उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और देश के विभिन्न कोनों में करेंगे जाके। जो गोली हम पे चली उसका जवाब जो है ना, हमारा समाज सुसमेत इस बार वापस देगा, आप देखना। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जो है जो मैं बीच में पूछना चाह रहा था, आपने बिल्कुल उसका जवाब नहीं दिया। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चंद्रशेखर को लड़ना होगा किस सीट से लड़ेंगे? देखो, पार्टी का आदेश है, पार्टी के निर्देश है, पार्टी जहाँ से लड़ाएगी। अब मना करेगी नहीं लड़ना, अभी मीडिया के लोगों ने नगीना नगीना चला दिया जबरदस्ती। तो ये पार्टी का आदेश है, पार्टी जहाँ से लड़ाएगी। पार्टी लड़ने कहेगी लड़ूंगा, पार्टी नहीं कहेगी मना कर देगी तो नहीं लड़ूंगा। जब तक अब तक अस्वस्थ था, मैंने पार्टी किसी काम में हिस्सेदारी नहीं की। मुझे निर्देश हुए थे कमेटी की तरफ से कि आप आराम करो, जब स्वस्थ हो जाओगे तब फिर आप मैदान में आना। मैं पहली बार निकला हूँ आज, क्या तुम 21 तारीख के आंदोलन में आए या फिर आज घर से निकल के नोएडा तक का मैंने सफ़र किया। तो जैसा आपने सुना, चंद्रशेखर ने अपनी कहानी बताई, आज़ाद होने का बात बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस चुनाव में वो क्या करने वाले हैं, कैसे रिश्ते हैं अखिलेश यादव के साथ, क्या मायावती उन्हें बुलाएंगी, क्या वो इंडिया में शामिल हैं, और इन सबसे दिलचस्प बात जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी कि बचपन में कैसे मार खाई, कैसी उनकी कहानी रही और कैसे वो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और कैसे वो आगे की राजनीति करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब उन्होंने यूपी तक पर दिए। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों से एक गुजारिश है कि आप जब इस वीडियो को देखें तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही साथ यूपी तक को सब्सक्राइब करें और यूपी तक को देखते रहें। नमस्कार।